सर अपेंडिक्स का इन्फेक्शन क्या हमारी खाने पीने की जो आदतें हैं, दिनचर्या है, इससे जुड़ा है? नहीं, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा। मैंने बताया ना, इसका कोई खाने पीने से कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। इट इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल, ये किसी को भी हो सकता है। और आप बता रहे थे कि बच्चों और 10 से 20 साल की उम्र में ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों है? और देखिए, उसका एक कारण ये अर्ली लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो हमारा ट्यूबुलर सैक होता है, उसकी एक ही ओपनिंग होती है जो सीकम में खुलती है, और दूसरे साइड तो वो क्लोज होता है। तो वो जो ओपनिंग होती है वो धीरे धीरे करके ऑब्लिटरेट होती है, मतलब धीरे धीरे बंद हो जाती है वो ओपनिंग। तो चूंकि वो सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ या जो 10 से 20 साल की उम्र है, उस वक्त वो ओपनिंग रिलेटिवली बड़ी होती है, जब अपेंडिकोलिथ या फीकोलिथ या कोई पार्टिकल उसमें जाकर के फंस सके और इन्फेक्ट करा सके। तो इसलिए वो सेकेंड मतलब शुरुआती दिनों में वो ज़्यादा कॉमन होता है। मिडिल एज मैन में वो ऐसा नहीं कि मिडिल एज में अपेंडिसाइटिस नहीं होता है, बहुत कम होता है। और उस तक वो जो ओपनिंग जो होती है वो मोस्टली ऑब्लिटरेट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो फ्रीक्वेंट इंसिडेंस जो है वो बहुत कम है 25 ईयर्स के बाद। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, होता है, हो सकता है, बट इट इज़ मोर कॉमन बिटवीन 10 to 20 ईयर्स ऑफ एज। मैं 10th में था तो एक मेरे दोस्त को हुआ, तो उसको ऑपरेशन हुआ उसका। फिर उसने बताया कि विदेशों में ऐसा होता है कि जन्म होने के बाद उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। ऐसा सच है कि झूठ, ऐसी भ्रांति फैली हुई है? ऐसा नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर इसकी सर्जरी कराने में या इसकी इलाज में कुछ लोग इग्नोर करते हैं, देरी करते हैं, उसके क्या खतरे हो सकते हैं? कि अपेंडिक्स इज समथिंग जिसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या ये भी बताइए कि क्या इससे मौत हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अपेंडिक्स इज समथिंग जिसे हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज एक तो इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, तो कोई रीज़न नहीं है कि हम इसको उस स्टेज तक लेकर के जाए जहाँ पर ये कॉम्प्लिकेट हो। और दूसरा, कॉम्प्लिकेट होने के बाद अपेंडिक्स में पस पड़ सकता है, उसमें गांठें बन सकती हैं, अपेंडिक्स में बाकी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसको अगर आप प्रोलॉन्ग करोगे तो फिर आप सर्जरी करने के पोजीशन में नहीं रहोगे। मतलब जब वो गांठ खुलेगी, उसे हम इंटरवल अपेंडिसेक्टमी कहते हैं, तो 6 to 8 वीक्स के बाद आप ऑपरेट कर पाओगे। दूसरा क्या है कि अगर लंप बन गया, पेशेंट को पेन है, तो सर्जरी की जटिलता बढ़ जाती है, क्योंकि लंप से उस अपेंडिक्स को निकालना और उस दौरान कोई अगल बगल का स्ट्रक्चर इंजर ना हो, ये सब ध्यान देना, तो रिस्क बढ़ जाता है। और अगर अपेंडिक्स फट गया तो सेप्सिस हो सकता है, उसको अगर ट्रीट नहीं किया तो लोगों की जान जा सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, मतलब उसको कॉम्प्लिकेट नहीं होने देना चाहिए। वो कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। वो कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई मरीज़ आया हो किसी और दिक्कत से अल्ट्रासाउंड कराने और एसिम्प्टोमेटिक रहा हो, सिम्टम नहीं आ रहे हों, लेकिन उसमें सूजन आपको दिख गई हो अल्ट्रासाउंड में? क्या अपेंडिक्स ऐसा हो सकता है कि सिम्टम ना आए और उसमें इन्फेक्शन हुआ रहे? तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट तो नहीं है, बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का पेन 2 साल पहले हुआ था और उसने उस वक्त दवा ववा कराई और उसके बाद उसने ऑपरेट नहीं कराया। तो अब दोबारा जब वो किसी और कारण से आया, उसने अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराया, तो अपेंडिक्स में सूजन दिखती है, लेकिन पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इस केस में भी हम उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको इलेक्टिवली ऑपरेट करवा लो, क्योंकि उसमें सूजन दिखती है 8 mm 9 mm तक रहता है और पेशेंट को कई बार, बट ऐसे इसका इंसिडेंस बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि अपेंडिक्स इज समथिंग जो तंग करता है। तो और क्या डायग्नोसिस को जो है सिंपल अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं? अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, अगर अल्ट्रासाउंड में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो सीटी स्कैन से करते हैं। और अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसमें हम सीटी का एक्सपोजर उसे नहीं दे सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो उस केस में हम MRI करते हैं।